सिंध हुकूमत के खिलाफ बढ़ते दबाव पर आसिफ जरदारी फट पड़े, ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे दी। आसिफ जरदारी ने अपनी कोताहियां और कमजोरियां छुपाने के लिए अहम तरीन कौमी इदारे को निशाना बनाया। ये तर्ज सियासत खतरनाक है। चौधरी निसार ने आसिफ जरदारी के बयान को रद्द कर दिया। सिंध हुकूमत को वफाक से बढ़ती हुई शिकायतों के पीछे क्या वजूहात हैं, पूछेंगे वजीर खजाना सिंध मुराद अली शाह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल और इमरान खान के दरमियान मामलात मजीद कशीदा हो गए। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसलों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इंतहाई अहम दिन था आज का और प्रोग्राम का आगाज भी हम इंतहाई अहम खबर से करेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के आज के खिताब और इसके जवाब में आने वाले वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार के बयान के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने बयान दिया, क्या वजूहात थी कि उन्हें बयान देना पड़ा, और इस बयान के बाद सिंध की सियासत की सुरुख जाएगी। और जब चौधरी निसार साहब ने जवाब दे दिया तो पाकिस्तान की पूरी सियासत की सुरुख जाएगी। कराची का ऑपरेशन जिसमें एपेक्स कमेटी है और एपेक्स कमेटी में सिंध हुकूमत भी मौजूद है, कायम अली शाह साहब कप्तान हैं। जब जरदारी साहब इतने खुल के बयान दे दें तो उस कराची ऑपरेशन का क्या होगा, जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं उसका क्या होगा। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार के बयान ने भी बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं। तो निसार साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी का बयान इंतहाई गैर मुनासिब, बिलाजवाज और हितक आमेज है। जरदारी ने अपनी कोताहियों कमजोरियां छुपाने के लिए अहम तरीन कौमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की। कौमी इदारे को इस मौके पर निशाना बनाना जब जवान जाने कुर्बान कर रहे हैं काबिले मजम्मत है। ये तर्ज सियासत खतरनाक होने के साथ साथ काबिले मजम्मत भी है। और ये बयानात चौधरी निसार साहब की तरफ से दिए गए हैं। इससे पहले आज सुबह चौधरी निसार साहब ने कुछ बयानात दिए थे जो कि डीजी रेंजर्स की प्रेस रिलीज के हवाले से थे और जो उसकी सपोर्ट में थे। इन सब पर बात करेंगे। उससे कबल आसिफ अली जरदारी ने अपने रिवायती जो उनकी रवादारी रही है, जिसका वो इज़हार करते रहे हैं, उसे एक तरफ रखते हुए बहुत सख्त बातें की। आसिफ जरदारी के बारे में मजबूत तासुर है कि वो नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनकी आज की गुफ्तगू को सामने रखते हुए आने वाले दिनों में सिंध की सियासी तस्वीर बनाना मुश्किल नहीं। हमने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था कि सिंध हुकूमत और रेंजर्स आमने सामने आ रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी खुलकर सामने आ गए। कई दिनों से सियासी हलकों में इस बात का इजहार किया जा रहा था कि अस्करी क़यादत सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं। कई मौकों पर इसका इजहार भी किया गया और कहां कहां किया गया, किस तरह किया गया, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी आज बोले और खुलकर बोले। उनका कहना था कि हमारी किरदार कुशी छोड़ दो, हमने बोलना शुरू किया तो मुश्किल में पड़ जाओगे, नहीं चाहता कि हमारे इदारे कमजोर हों। होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों। ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है। हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आपको कमजोर नहीं करना चाहते। तो सुचार होशियार 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 मैं कह दे रहा हूं आपसे आज। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। आसिफ अली जरदारी साहब का लहजा, आसिफ अली जरदारी साहब की बातें सब बहुत सख्त थीं और बहुत ही बराह रास्त बातें वो कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आसिफ अली जरदारी साहब ने और भी कई सख्त बातें की और अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया। बर्दाश्त का मादा मेरा बहुत बढ़ चुका है। हमने बीबी की शहादत पे भी ये नहीं कहा, हमने तब भी कहा कि पाकिस्तान खपे, मगर हद होती है हर चीज की। हर भी चीज में आप एक गेम बना देते हैं और अपने आप के पाले हुए पट्टू जो हैं तोते जो हैं बैंक टाइम टाइम कर रहे हैं।
और जिसमें आपका वास्ता नहीं है, जिस चीजों में आपका कोई सरोकार नहीं है। आपने देखा कि जरदारी साहब क्या कह रहे थे, ये बर्दाश्त का मादा क्यों खत्म हुआ, इस हवाले से हम आपको एक तफसीली जायजा बताएंगे कि ये नौबत यहां तक क्यों आई और इस पर तबसरा भी लेंगे। उससे पहले कमरुज़्ज़मा कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जरदारी साहब के बयान से पहले चौधरी निसार साहब के रद्द अमल पर मैं आपका जरा रद्द अमल मालूम करना चाहूंगा। कहते हैं कि बयान इंतहाई गैर मुनासिब, बिला जवाज और हितक आमेज है, अपनी कोताहियों कमजोरियों को छुपाने के लिए अहम तरीन कौमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की आसिफ अली जरदारी साहब ने। देखिए, चौधरी निसार साहब की पीपल्स पार्टी के साथ नफरत का जो आलम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई बैलेंस्ड गुफ्तगू फरमा देंगे। जो जरदारी साहब ने आज गुफ्तगू की है, आप पहली बात तो ये है कि एक ऐसी शख्सियत जो अपने मुखालफों को भी अपने साथ लेके चलती है और वो रिकंसिलेशन जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है, हमारा कारकुन हमसे नाराज हो रहा है, बट इन द नेशनल इंटरेस्ट वो किए जा रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो अगर बोले हैं तो क्यों? और उन्होंने इसी तकरीर में नवाज शरीफ साहब का भी मुखातब किया है, ऐसी बातें भी की हैं, ये भी कहा है कि हमारे इदारे ठीक काम कर रहे थे तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने इदारों को कमजोर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चौधरी साहब की गुफ्तगू को एक तरफ रखिए, उस पर क्या कमेंट करना, उनका कोई बयान ऐसा नहीं है जिसको इतनी अहमियत दी जाए, क्योंकि चौधरी निसार कोई बैलेंस बंदे नहीं है। मेरा सवाल तो यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ इदारों का रवैया एक पूरी बाजी रखता है। क्या ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मार्शल लॉ लगा के पीपल्स पार्टी के कायद को फांसी लगा दी गई? क्या ज़ियाउल हक ने उनका कत्ल नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट जुल्फकार अली भुट्टो के कातिल नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ जनरल असलम बेग सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा होकर कहता है, जो आर्मी चीफ था, कि मैं पैसे तकसीम करता रहा हूं पीपल्स पार्टी के खिलाफ? क्या ऐसा नहीं है? क्या जो हमीद गुल है, जनरल हमीद गुल, वो रोज बैठ के टीवी पे गला फाड़ फाड़ के नहीं कहता कि मैंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए, आईजीआई बनवाई? क्या नहीं कहता? क्या स्कैंडल छुपा हुआ है किसी से? ये जो कुछ माजी बईद की बात है, बताएं। माजी करीब में ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए हैं, जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी, उम्दा अंदाज में 5 साल आपके पूरे हो गए थे। अब अचानक अगर ये हो रहा है तो जरदारी साहब ने उल्टा ये कहा है कि मैं भी चीजें एक्सपोज करूंगा। ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये खामी हम में नहीं है और आप गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं? ये तो नहीं कहा जरदारी साहब ने। पहली बात तो ये है कि माजी से खुरच के अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ माजी का रवैया नहीं रहा, पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब का पिछली हमारी गवर्नमेंट में क्या रवैया रहा, अदालतों का क्या रवैया रहा? क्या हमारे खिलाफ मेमो स्कैंडल हिंदुस्तान ने बनवाया था? क्या हम भूले हुए हैं? हमें याद नहीं है क्या? आपको याद नहीं है क्या? क्या आप उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते हो? इसके बावजूद हम टॉलरेट करते हैं, इसके बावजूद हम बर्दाश्त करते हैं कि ठीक है, वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होती जाएगी। भाई, अगर कोई गलती है, खराबी है, खामी है, उसकी निशानदेही करके जो रेलेवेंट इदारे हैं अगर वो अपना काम करे तो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये बताएं कि इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे खिलाफ गले फाड़ फाड़ के सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहते रहे कि ये लूट के खा गए, लूट के खा गए। कहाँ गए वो उनके सुओ मोटो? क्या बना उनका? वो सजा हमें लीगली तो अगर मैं आपसे बिल्कुल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक मिनट, हमारे खिलाफ केस तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक में हमारा परसेप्शन खराब करके हमें सजा दिलवा दी। आज अगर हमारे खिलाफ, एक मुझे बताइए, रेंजर्स के सरबराह को या रेंजर्स के इदारे को हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज देने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? उनके पास एपेक्स कमेटी नहीं है क्या? ये उनका मैंडेट है कि वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट दे? हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत है तो जाए एक्शन करे। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो उसका खुद जाके पकड़े, और अगर किसी दूसरे इदारे का तो उसको करने दे। लेकिन ये करना कि 6 दिन पहले एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है और आप मुझे बता दें उस दिन उस जो प्रेस रिलीज आई है, सिवाय इसके कि वो हमारी हद तक की जाए, और क्या है उसमें? उसकी कोई मगर फिर मुझे ये बताइएगा, आपने कहा आप जो इंसार की बात पर नहीं कमेंट आते, मगर आज सुबह मियां साहब भी पार्लियामेंट में बोले, उन्होंने कोई बात नहीं की। आज सुबह चौधरी निसार साहब ने कहा कि रेंजर्स के प्रेस रिलीज में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर इस तरीके से रिएक्ट किया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब या उनका कोई वजीर आपकी सपोर्ट में नहीं बोला, हालांकि आप लोगों ने सेनेट में भी बात की है। आप चौधरी निसार साहब की बात को कह दें, रिजेक्ट कर दें, मगर हुकूमत इस वक्त साथ खड़ी है इदारों हुकूमत के साथ। हमें तो खड़ा होना चाहिए, हम भी अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम इदारों के कब मुखालिफ खड़े हैं? हम तो उस वक्त अपने इदारों के खिलाफ नहीं खड़े हुए जब जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया। हम तो उस वक्त खिलाफ खड़े नहीं हुए जब बीबी शहीद के खिलाफ ज्यादतियां की गई। हम तो उस वक्त खड़े नहीं हुए जब हमारे साथ ज्यादतियों के पहाड़ तोड़े गए।
लेकिन हमने ये कहा कि जो लोग खराब हैं, जो गलत हैं, जिनके रवैये गलत हैं, जो डेमोक्रेटिक रवैये नहीं है, जो इदारों को खराब करते हैं, उनको ठीक कीजिए। हम उस वक्त भी चंद जर्नैलों का जिक्र करते थे। आज भी हमारी फौज के अंदर बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसी तरह जिस तरह सियासतदानों में है, इसी तरह जिस तरह मीडिया में है, इसी तरह जिस तरह अदालतों में है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। अच्छे लोगों की लोग तारीफ करते हैं। और उन्होंने एक जरा थोड़ा सा तल्ख लहजे में कह लीजिए, उन्होंने आज बात कही है कि भाई एक हद होती है हर चीज की, हम ही ने टॉलरेट नहीं करते जाना। आप अपने अपने स्पीयर्स के अंदर, अपने अपने मैंडेट के अंदर काम करें तो ज्यादा बेहतर है। हम ये तो नहीं, हम तो रेंजर्स को लेके आए थे, हमने रेंजर्स के एक लम्हे पर तारीफ किया कि आए ऑपरेशन करें। साहब, इसका जवाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी से ये क्यों नहीं आता कि ठीक है चले, अगर आपको प्रेस रिलीज पर एतराज है कि वो होनी नहीं चाहिए थी और वो सिंध हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए है, ये क्यों नहीं आता कि इस प्रेस रिलीज में ये जो बातें की गई हैं ये गलत है इसलिए हम बदनाम हो रहे हैं? ये क्यों जवाब आ रहा है कि प्रेस रिलीज आई है इसलिए हम बदनाम हो रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उस प्रेस रिलीज के ऊपर वो प्रेस रिलीज नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर कायम अली शाह साहब ने जो एपेक्स कमेटी के हेड हैं और सीएम हैं, उन्होंने कमेटी कायम कर दी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही। करो भाई, किसने रोका है? हम कब कह रहे हैं नहीं करो? हम कहते हैं तहकीकात करो। लेकिन इस तरह इदारे अगर हमारे सामने खड़े होके आके और सिर्फ सिंगल आउट करके प्रेस रिलीजेस देंगे जो उनका काम नहीं है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। बहुत अच्छा नहीं है, हम भी समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और इदारों को, मैं एक आखिरी बात ये कह के इजाजत लूंगा, इदारों को चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट फोरम्स उनके पास अवेलेबल हैं। उनके पास एपेक्स कमेटी थी, उनके पास प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास गए, वहां बात हो सकती थी। उनको चाहिए अगर वो प्रेस के जरिए बातें करेंगे तो फिर प्रेस के जरिए जवाब भी आएंगे। बहुत शुक्रिया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कायरा साहब बता रहे थे कि क्यों जरूरत पेश आई आसिफ अली जरदारी साहब को या क्या वजह थी कि उनकी तरफ से बात की गई। इस पर एक और तबसरा भी हम मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का बर्दाश्त का मादा क्यों लबरेज हो रहा है, क्यों आसिफ अली जरदारी खुलकर सामने आ गए हैं, इसका पस मंजर है। एक तवील फहरिस्त है जो हम आपके सामने रख देते हैं। 16 फरवरी 2015 को गवर्नर हाउस कराची में सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम, आर्मी चीफ और आसिफ अली जरदारी भी शरीक थे। जराये के मुताबिक इस इजलास में सिंध हुकूमत के लिए नाअहल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और कारकर्दगी पर तनकीद की गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से शिकवा किया कि कराची ऑपरेशन में सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। इसी इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सिंध में पुलिस के तबादले और तकर्रियां एपेक्स कमेटी की मंजूरी के बाद होंगी। 11 मार्च 2015 को एमक्यूएम के मरकज 90 पर छापा मारा गया। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार के मुताबिक, और यह बात उन्होंने हमारे शो में कही कि हम वजीर आला सिंध से मिले और वजीर आला सिंध ने कहा कि मुझे इस ऑपरेशन का नहीं पता था और मुझे नहीं बताया गया था। 25 मार्च 2015 वजीर आजम नवाज शरीफ कराची ऑपरेशन का जायजा लेने कराची आए, लेकिन मीटिंग गैर मामूली तौर पर गवर्नर हाउस की बजाय फैसल बेस में हुई और इस इजलास में गवर्नर सिंध ने शिरकत नहीं की। जबकि वजीर आला सिंध के बारे में भी ये खबरें आई कि उन्हें मीटिंग से अलहदा रखा गया और वो उसमें बाद में शरीक हुए, प्रेजेंटेशन के बाद शरीक हुए। 23 अप्रैल 2015 को कराची के इलाके अजीजाबाद के हवाले से खबरें आई कि ज़िमनी इंतखाबात में डबल सवारी पर पाबंदी है। कायम अली शाह साहब ने मीडिया पर आकर कहा कि मेरे इल्म में नहीं, ताहम रेंजर्स ने भी कहा कि हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। और कायम अली शाह साहब कहते रहे मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं थी। 16 मई 2015 को कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची में सियासी और इंतजामी नाअहली से मसाइल में इजाफा हुआ। 4 जून को नैब सिंध ने सिंध के सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन और डायरेक्टर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को गैर कानूनी तकर्रियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया। 11 जून 2015 डीजी रेंजर्स ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें इंकिशाफ किया गया कि कराची में सालाना 230 अरब रुपए की रकम मुख्तलिफ गैर कानूनी हथकंडों के जरिए वसूल की जाती है। और इसी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मुख्तलिफ सियासी शख्सियात लैंड माफिया की सरपरस्ती कर रही हैं। और इसी प्रेस रिलीज के बाद आसिफ अली जरदारी के आज के बयान से पहले पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और रेंजर्स आमने सामने नजर आ रहे थे। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अल्तवा जमा कराई थी और बहुत सारी बातें की जा रही थी। इस वक्त हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, उनका तज्जिया इस सूरत हाल पर मालूम करते हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जरदारी साहब ने तकरीर की, चौईसार साहब ने जवाब दिया, कायरा साहब ने क्या कहा आपने देखा, ये पूरी सूरत हाल आपको कहां जाती नजर आ रही है? शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो कुछ आज हुआ है, कई दिनों से आसार नजर आ रहे थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि सिंध हुकूमत और रेंजर्स के और फौजी हुक्काम के दरमियान एक फासला पैदा हो रहा था और आज वो अपनी इंतहा को पहुंच गया जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक खुलकर गुफ्तगू की, या यूं कहिए कि फट पड़े। अब देखें, सूरत हाल जो भी है वो हमारे सामने है
एक अगर आप मुजरमों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे सियासत के नाम पर तो यह भी गलत है, लेकिन अगर आप सियासत को निशाना बनाएंगे मुजरमों की सरकोबी के नाम पर तो यह भी गलत है। माजी में बार हम मुख्तलिफ तजर्बे कर चुके हैं। ये ज़रूरी बात है कि अहले सियासत को और सियासी हुकूमत को साथ लेकर चला जाए और फौज के और रेंजर्स के और सियासत के दरमियान फासला पैदा ना होने पाए। आज जरदारी साहब ने जो कुछ कहा है वो तल्ख लहजा है उनका, और बाज़ अल्फाज भी नामुनासिब हो सकते हैं, लेकिन उसकी रूह को देखना चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और जनरल राहील शरीफ को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए, और ये जो एतमाद है उसका रिश्ता बहाल करना होगा। अगर एतमाद का रिश्ता बहाल नहीं होगा तो कराची के ऑपरेशन को भी नुकसान पहुंचेगा और दहशत गर्दों की सरकोबी जो है वो भी शायद आसान नहीं रहेगी। और आप जी फरमाइएगा। देखिए, अभी ऐसे ही खबरें से बयानात आने शुरू हो गए। एक जनरल हमीद गुल साहब का बयान आया 2-3 दिन पहले कि ये बसात लपेट देनी चाहिए दस्तूर की, और ये करारदाद मकासद हमारे लिए काफ़ी है। गोया हमने माजी में जो तजर्बे किए हैं और दस्तूर शिकनी की वजह से जो नुकसानात उठाए हैं उनसे बिल्कुल आंखें बंद कर ली जाएं। तो अगर इस तरह की फजा पैदा होगी और कोर कमांडर्स और रेंजर्स के हुकाम जो हैं वो खुल्लम खुल्ला एक ऐसी बातें करनी शुरू कर देंगे जिससे पता लगे कि ये सियासी जो सेटअप है वो निशाने पर है, तो उसके फिर नुकसानात होंगे। अच्छा भाई, शामी साहब, जरदारी साहब का जो लहजा है आज, जी शामी साहब, पब्लिकली ये बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं है। मगर मुझे ये बताइएगा कि जब से हमने एक पूरी तारीख पढ़ी है कि फरवरी से ये मामलात खराब होना शुरू हुए थे, क्या आपको सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक ऐसा अमल नजर आता है जिसमें यह हो कि हाँ जी, हम भरपूर ताउन करने को तैयार हैं ताकि ये ताल्लुकात मजीद ना बिगड़ते और यहां तक नौबत ना पहुंचती? क्या वो ताउन दिखता है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची के हालात बेहतर करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ताउन की इंतहाई सूरत नजर नहीं आ रही, लेकिन अदम ताउन का एहसास भी नहीं हो रहा। ताउन तो है। असल में जो सियासी हुकूमतें हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। वो उनके यहाँ उस तरीके का डिसिप्लिन नहीं आ सकता जिस तरीके से हमारे फौजी अदारों में मौजूद होता है। तो उन लिमिटेशंस को समझना चाहिए। सॉफ्ट प्रेशर की जरूरत है। हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए, जब 9-0 पर छापा पड़ा है तो कायम अली शाह साहब ने ये तो कहा कि मुझे पता नहीं था, लेकिन उससे उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया। तो ये हमें ये चीज जो है समझनी होगी। आपने कहा कि जनरल राहील शरीफ भी किरदार अदा करें, मियां साहब भी किरदार अदा करें। तो आज सुबह भी जो प्रेस रिलीज थी रेंजर्स की, उसको इंडोर्स किया था चौधरी साहब ने, और किसी वजीर का या वजीर आजम का कोई बयान नहीं आया उस पर। अभी थोड़ी देर पहले जरदारी साहब की बात को हतक आमेज कहा है और कहा है कि अपनी जाती कोताहियां छुपाने के लिए चौधरी साहब ने इसको हुकूमती मौकफ ना समझे मरकजी हुकूमत का। आपके ख्याल में ये मियां साहब के और चौधरी साहब के तो ताल्लुकात भी बेहतर है, ये हुकूमती मौकफ नहीं है? मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब बकायमी होशो हवास इस तरह के बयान की तायीद कर सकते हैं या इसके लिए कोई हौसला अफजाई कर सकते हैं। चौधरी निसार अली साहब का एक अपना पस मंजर है, उनका एक अपना अंदाज है, लेकिन ये बात बहैसियत मजमूई मुनासिब नहीं है कि तलखी में इजाफा किया जाए और अहले सियासत जो है एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो जाए। माजी में ये रवैये जो हैं उनका नतीजा अच्छा नहीं निकला, और आज भी जो हम सुहाने ख्वाब देख रहे हों और जो समझ रहे हो कि चुटकी बजाते ही मसले हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आप देखें परवेज मुशर्रफ साहब, शामी साहब बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि सूरत हाल में सबको अपना किरदार अदा करना होगा इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, और इसमें मजीद बिगाड़ ना आए उसके लिए, और कराची के अमन के लिए, कराची के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वफाक और सिंध एक और ऐसी जगह नजर आती है जहां पर फासले हैं, और सिंध की तरफ से बार बार शिकायत की जा रही है कि वफाक ताउन नहीं कर रहा, वफाक सिंध के साथ ताउन नहीं कर रहा। पूछेंगे मुराद अली शाह से एक ब्रेक के बाद।
में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। सिंध हुकूमत की तरफ से और सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा की तरफ से मरकजी हुकूमत पर तनकीद की गई। शजील मेमन साहब ने भी की थी और कुछ बातें वज़ीर ख़जाना ने भी की कि इम्तियाजी सलूक हो रहा है सिंध के साथ, जिसका आज जवाब दिया नेशनल असम्बली में और मियां नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कहा मियां साहब ने, जरा सुनिए। कराची के अंदर हम अपना मेरी कायम अली शाह साहब से बात हो चुकी है। हम अपना उन्होंने 2.5 अरब रुपया रखा है K4 के लिए। मैंने कहा था हम भी मैचिंग ग्रांट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से डालेंगे। कराची वाटर सप्लाई के लिए 2 अरब रुपए जो है वो 2.5 में से 2 अरब हमने जारी कर दिए। अभी मैंने 2.5 की बात की और बाकी रह गया 50 करोड़, वो भी मेरे ख्याल है कि हम अनकरीब उनको भिजवा देंगे। जनाब स्पीकर, हमने ये तय किया कि ग्रीन लाइन हम टोटली 100% फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे। ये भी सूबाई हुकूमत का मंसूबा है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस जो है बनाई गई है, सूबाई हुकूमत ने अपने फंड से बनाई है। ये जो इस्लामाबाद जो रावलपिंडी जो हुआ है, रावलपिंडी का हिस्सा पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है और उसमें जो इस्लामाबाद का हिस्सा वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। और उसमें और ये जो ग्रीन लाइन है ये भी उसी तरह का मंसूबा है जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद का मंसूबा है, लेकिन उसको हमने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे फंड करेगी। मियां साहब क्या कह रहे थे? सिंध हुकूमत कहती है कि इम्तियाजी सलूक हो रहा है। मियां साहब कह रहे हैं कि दूसरे सूबों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर सलूक हो रहा है, वफाक ज्यादा ग्रांट्स दे रहा है। वजीर खजाना से मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब तो कह रहे हैं कि इम्तियाज इस तरीके से हो रहा है कि दूसरे सूबों को हम वो नहीं कर रहे जो आपके लिए कर रहे हैं, सिंध के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये K4 की बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। K4 का मंसूबा बहुत पुराना है। K4 के लिए पिछले साल भी पैसे रखे गए थे, 1 रुपया नहीं आया। कल हमें 2 अरब रुपए बिल्कुल आए हैं जो प्राइम मिनिस्टर एक साल पहले जो रखे गए थे, वफाक कहता है कि 200 मिलियन रखे थे, 180 मिलियन हमने दिए और 20 मिलियन हमने मिन्नत करके दिए कि भाई ये ले लो और वरना ये सारा का सारा लैप्स हो जाएगा। 80 मिलियन सिर्फ रिलीज किए। इससे पहले उन्होंने ये 2 अरब रुपए आज से 1 तारीख को हुई थी 1 जून को NEC की मीटिंग, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने दे दिए हैं। मैंने 8 जून को इसहाक डार साहब को खत लिखा था कि पैसे अभी नहीं है हमारे पास, कल हमें मिले हैं और आज उन्होंने ऐलान किया। पिछले साल का कह रहे हैं, आपने जो संगे बुनियादी अब रखा है 1 हफ्ते पहले, तो वफाक पैसे देके आपको क्या करता? आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो पैसे रख के रिलीज अगर कर देते तो हमारे पास अभी भी तो संगे बुनियाद रखे 2 अरब रुपए आज तो नहीं खर्च होंगे ना, बट दैट मनी इज देयर। जैसे हम मैचिंग रिलीज करेंगे, हमने भी 2.5 अरब रुपए रखे अगले साल, तो ही इज राइट इन दैट केस कि जो उन्होंने कहा था 2 अरब रुपए दे दिए, 500 मिलियन उन्होंने अगले साल रखा है। S3 दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पे मैचिंग ग्रांट होनी है। मैचिंग ग्रांट 50% हमने देना था, 50% फेडरल गवर्नमेंट ने देना था। इस वक्त हमारा और फेडरल गवर्नमेंट का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 1800 मिलियन का है। उन्होंने अगले साल 100 मिलियन रखा है, हमने 1 अरब रुपया रखा हुआ है अगले साल। उसके लिए भी कहा हुआ है उनको कि जी आप मैच कर दें। उन्होंने कहा जितने पैसे सिंध हुकूमत देगी उतने ही हम देंगे, वादा वफा करें और मैच कर दें। ग्रीन लाइन की बात की, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट कर रही थी। हमने उनसे कहा था कि 50% आप दे दें, 50% हम देंगे। ये पिछले साल जुलाई में हमने इसकी PC1 तैयार करके इसकी फिजिबिलिटी तैयार करके रखी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी आधा नहीं पूरा हम करेंगे और हम 1 साल में कंप्लीट करेंगे। पिछला जुलाई अब जून में आ रहे हैं, तकरीबन 1 साल हुआ है, उस पर एक कीट नहीं रखी गई। और इसी दौरान जो इस्लामाबाद और पिंडी वाली है मेट्रो बस वो तैयार है, वो साथ तकरीबन शुरू हुई थी। 1-2 महीने का पिंडी वाला सेक्शन तो पंजाब हुकूमत कर रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए ना ताकि वो। आपकी फेडरल हुकूमत थी और मगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, तो उन्होंने बगैर फेडरल ताउन के लाहौर की मेट्रो बस बना दी थी। उन्होंने तो बना दी थी। आपका कोई कराची में 5 साल का कोई ऐसा है नहीं कि मैं कह सकूं कि आपने भी बना दिया था, आपकी मरकज में हुकूमत थी और आपने कोई बड़ा जबरदस्त आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त हमने नहीं बनाई थी। हमारे ये इशू ये हुआ था कि ये प्रोजेक्ट जो था जायका फंड कर रही थी। जायका के साथ अगेन फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी नेगोशिएशंस, जायका इंक्रोचमेंट की वजह से आ नहीं रही थी, हमने उस पर डिपेंड किया। अब हमने उसको हटा दिया। इस साल हम ये सिर्फ एक नहीं, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ऑरेंज लाइन हम कर रहे हैं, येलो लाइन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रही है, वो हम कर चुके हैं, उसमें हमारी इक्विटी है। रेड लाइन इंशाल्लाह ताला चाइनीज एड के साथ हम करेंगे, 15% हमारी इक्विटी होगी उसमें। और ब्लू लाइन के लिए एक हमें अनसोलिसिटेड प्रपोजल आया है जो कि कल ही हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें हमने अप्रूव किया कि एडवर्टाइज करेंगे। इंशाल्लाह ताला 4 लाइन्स हम इस साल शुरू करेंगे। शाह साहब मुझे बताइएगा कि इम्तियाजी सलूक का पैमाना देखने के लिए बड़ा लाजमी है कि हमें ये पता हो कि जब आपकी 5 साल हुकूमत थी मरकज में और सिंध में भी आपकी थी,
तो सिंध को क्या मिलता था, और अब जबकि मरकज में मियां साहब आ गए हैं तो सिंध के साथ कैसे इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, क्या क्या रोक लिया है उन्होंने जो आपकी 5 साल में? मैं एक ही एग्जांपल दूंगा छोटा सा, ऐसे तो बहुत लंबी स्टोरी होगी, शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं हो कि बात कर सके। हमें गैस डेवलपमेंट सरचार्ज मिलता है, हमें 2 चीजें मिलती हैं फेडरल गवर्नमेंट से। एक हमें मिलती हैं डिविजिबल पूल के टैक्सेस, उसमें भी बहुत कमी है, उस पर मैं भी नहीं जाता। दूसरा हमें मिलता है स्ट्रेट ट्रांसफर, जिसके 4 हिस्से होते हैं, रॉयल्टी ऑन ऑयल, रॉयल्टी ऑन गैस, एक्साइज ड्यूटी ऑन गैस और गैस डेवलपमेंट सरचार्ज। गैस डेवलपमेंट सरचार्ज होता है प्रिस्क्राइब प्राइस जो उसकी होती है, जो वैलिड प्राइस पे डिपेंड करती है, और सेल प्राइस का डिफरेंस। हमें इस साल पूरे स्ट्रेट ट्रांसफर्स में 82 बिलियन के एस्टिमेट दिया था फेडरल गवर्नमेंट ने। ये हर साल बतदरीज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है जैसे होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में वो 82 बिलियन से कम हो गए 59 बिलियन कर दिया है। वजह क्या है कि उन्होंने गैस प्राइसिंग चेंज कर दी। गैस प्राइसिंग किसने चेंज की? ECC ने, इकोनॉमिक कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसमें सूबों की कोई नुमाइंदगी नहीं होती। इस पर पूरा अफेक्ट पड़ा है सूबे को। हम इसके लिए हमने IPC की मीटिंग हुई थी 6 मई को, बहुत ज्यादा रेज किया था। बाकी तीनों सूबे हमारे साथ थे, इवन पंजाब ने कहा था कि ये गलत किया जा रहा है। हमने खत लिखे हैं, हमने इस पे CCI में अब एक भेजी हुई है समरी, जो कि अगली CCI मीटिंग में इंशाल्लाह आएगी। इस एक स्ट्रोक से, एक चीज से 23 अरब रुपए कम हो गए इस साल। अगले साल 61, कभी आपने ये सोचा कि 82 बिलियन से अगले साल आपने कम कर दिए? ठीक है, बट बहुत सारे फोरम्स है, एक CCI का फोरम है, NEC का फोरम है, एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फोरम है जहां पे जाके आप बात कर सकते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। ये मीडिया पर क्यों पीपल्स पार्टी बात कर रही है? इन 4 फोरम्स पर आपने मसला क्यों नहीं हल कराया कि हमारे साथ वफाक? मेरी बात सुने, ऐसी मैंने खुद ही आपको बताया कि IPCC के फोरम पे हमने उठाया हुआ है, CCI में समरी गई हुई है, NEC पे उठाया था। मीडिया तो हमने तो शुरू नहीं किया ना, मीडिया की जो बात थी उन्होंने खुद ही मीडिया में आके जी मैं कराची को तोहफा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, आप काम करें उसके बाद बात करें। उसके अलावा मीडिया पे इसीलिए उठाना पड़ा अल्टीमेटली, और जैसे आपने कहा आखिरी सुप्रीम कोर्ट का मरला है, अगर हमें CCI से नहीं मिलता है, अगर वो फोरम जिसको मैंडेट ही नहीं है वो काम करके और डिसीजंस करता रहे तो हम क्या करेंगे? मीडिया भी उठाएंगे। अच्छा मतलब अगर आपके बहुत सारे काम रुक रहे हैं कि वफाक की तरफ से इम्तियाजी सलूक है, तो जैसा आपने कहा कि ये 5 साल जब पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत थी और सिंध में भी थी तो ये वाले काम नहीं होते थे, और आपने गिनवाए कि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज का मसला था। तो मैं चाहूंगा कि जब आपको मुकम्मल तौर पर ताउन था मरकज में, तो आप बताइए कि उस वक्त जब मुकम्मल पैसे मिलते थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई जबरदस्त एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट आपके पास हो, कोई जबरदस्त एक यूनिवर्सिटी जो नए सिरे से आपने बनाई हो, कोई एजुकेशन के जबरदस्त रिफॉर्म, कोई एक जबरदस्त सा हॉस्पिटल आपने बनाया हो, उन 5 सालों में जब मरकज में भी आप थे, सिंध में भी आप थे, अगर अब आपका काम रुक रहा है तो क्या ऐसा जबरदस्त काम किया पाकिस्तान? मेरी बात सुनिए, काम हुए हैं। हमें जो मिली थी 2008 में जब हम आए थे, सिंध की हालत बहुत खराब थी। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना फास्ट डिफरेंस होनी नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हम बहुत नीचे बहुत एक मिसाल तो मैं चाहूँ, मेट्रो बस कह देती है पंजाब हुकूमत, मेट्रो बस मेट्रो बस दिखाने के लिए कह देती है, तो आप भी एक मिसाल मैं आपको बताऊँ। चले एक मिसाल आप मांग रहे हैं, एक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे, 62 किलोमीटर का ड्यूल कैरेज वे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया, द ओनली प्रोजेक्ट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय प्रोविंस। फेडरल गवर्नमेंट ने 1-2 किए, लेकिन द ओनली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। हमने इंडस पे 2 ब्रिजेस बना रहे हैं इस वक्त हम, और झिरक मुलाकातियार पे प्रोविंशियल फंडिंग से कभी इंडस पे ब्रिज नहीं बनी। झिरक मुलाकातियार पे ब्रिज बनी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और दूसरी ब्रिज सजावल थट्टा की जो पुरानी ब्रिज थी वो तबाह हो गई। आप थरपारकर में जाके, बिकॉज कोल हमें उधर एनर्जी सोल्यूशन पाकिस्तान की थरपारकर में, आप आज से 7-8 साल पहले अगर कराची से मिट्टी जाना पड़ता था तो 10 घंटे लगते थे, अब आप 4 घंटे में पहुंचते हैं। वो रोड्स जाके देख लें। और भी मैं यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, फिर मुझे अगर साथ में बता दें कि जो फंड है इम्तियाजी सलूक उस वक्त भी बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं जब अपने सारे फंड्स आप यूटिलाइज कर चुके हों और आप कहेंगे जी हमें काम करना चाहते हैं, फंड्स हमारे पास नहीं क्योंकि वफाक नहीं दे रहा। ये फरवरी की मेरे पास रिपोर्ट है और लेटेस्ट रिपोर्ट जाहिर आपके पास होगी, सबसे पीछे था फरवरी में, और ये अखबार में शाया हुई कि 67% डेवलपमेंट बजट आपका खर्च नहीं कर सके थे, आप सिर्फ 33% आपकी तरफ से किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा का 50% अनस्पेंड था, बलोचिस्तान का 27% था। और मैं आपको बताऊं, चारों सूबों में एक प्रोविंशियल फाइनेंस सेक्रेटरीज मीटिंग होती है जिसमें शेयर करते हैं, अदरवाइज तो पता नहीं चलता ना, अखबार से तो पता चल जाए, लेकिन ऑफिशियल जो है ना 3 क्वार्टर्स के बाद जो मीटिंग हुई थी पिछले साल इसी साल अप्रैल में, उसमें मार्च तक हुआ था। हमारा डेवलपमेंट में वी वर फ्रैक्शनली लेस देन पंजाब, फ्रैक्शनली। उनकी 49% थी, हमारी 48%, इतना फर्क था। बाकी बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की ह्यूज अनस्पेंट एलोकेशंस थी, वो नहीं थी।
टैक्स कलेक्शन में वी वर बेटर देन द थ्री प्रोविंसेस। फिर इसमें एक और मसला है, ये मैं फरवरी तक का आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये पब्लिश नंबर से नहीं, ये पब्लिश नंबर, आई डोंट नो कहां है, मगर मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो पिछले साल का मसला है, मैं पिछले साल की जो जून की रिपोर्ट थी उसमें जब आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे रिलीज करने का मसला नहीं है सिंध के साथ, पैसे रिलीज कर देते हैं आप, उस रिलीज्ड अमाउंट के यूटिलाइज होने का भी एक तो होता है एलोकेशन होना, रिलीज ना होना, रिलीज होने के बाद भी अनयूटिलाइज पैसे होते हैं। जो ये आप नंबर दे रहे हैं ये रिलीज और यूटिलाइज है या रिलीज और अनयूटिलाइज? मैं आपको एक स्टैंडर्ड नंबर दे रहा हूं चारों प्रोविंसेस का ना, मैं आपको बता रहा हूं कि इन 3 क्वार्टर्स वी वर fractionally lower than Punjab in development in terms of collection of taxes. We were far ahead than Punjab and even the federal government. आपको लगता है कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल की जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सेल्स अपना जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, पंजाब ने 92 बिलियन का अपना एस्टिमेट किया था, हमने 49 बिलियन का किया था। बड़ा सूबा है पंजाब, हमसे डबल से भी बड़ा सूबा है, हमने 49 बिलियन का अचीव किया है। पंजाब ने अपने रिवाइज एस्टिमेट हमसे कम 46 इसका फॉलो अप आता है, अगर अमाउंट एलोकेट हो गया गुड इनफ, रिलीज हो गया और ज्यादा अच्छी बात है, रिलीज होकर यूटिलाइज हो गया और ज्यादा अच्छी बात है, मगर यूटिलाइज होने के बाद सिंध के हेल्थ इंडिकेटर्स और सिंध के जो एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं वो फिर भी सबसे पीछे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इसमें अच्छा एलोकेट भी हो गया, रिलीज भी हो गया और एक्सपेंडिचर भी हमारा इस दफे इस साल जो होगा सिंध का सबसे बेहतर होगा। सबसे बेहतर से मेरा मतलब कि पिछले सारे सालों से सिंध की रिलीजेस और यूटिलाइजेशन विल बी दी हाईएस्ट एवर। इससे पहले 2011-12 में हुई थी, उसकी रिफ्लेक्शन भी दिखेगी, उसके इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, इंडिकेटर्स इंशाल्लाह बेहतर होंगे। इसकी जो है जो प्रोजेक्ट्स अभी डेवलपमेंट में है, जब वो अपनी कंप्लीट होंगे और जब वो चलेंगे तो उससे वो इंडिकेटर्स भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। वजीर खजाना सिंध मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सिंध के को जो शिकायत हैं वो किस वजह से हैं और वफाक से किस हवाले से पैदा हो रही हैं और मजीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर सिंध हुकूमत काम करना चाहती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर मजीद खबरों को बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इख्तियार कर गए हैं। एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, दिलचस्प सूरत हाल है, जिसमें ट्रिब्यूनल की तरफ से यह फैसला सामने आया कि जहांगीर तरीन, परवेज खटक और अलीम खान की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। उसका जवाब इमरान खान साहब ने ट्विटर पर दिया। उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल को यह हक हासिल ही नहीं है कि वो सीनियर रहनुमाओं की बेइज्जती करे। इमरान खान ने लिखा कि जस्टिस वजीउद्दीन की सरबराही में कायम इस ट्रिब्यूनल को तहलील किया जा चुका है, चुनाचे अब इसके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जिसमें ट्रिब्यूनल अपनी जगह खड़ा है, जस्टिस वजीउद्दीन साहब अपनी जगह खड़े हैं और इसमें ये 2 रुकनी कमीशन था जिसमें जस्टिस वजीउद्दीन साहब और यूसुफ मलिक गबोल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा हैं, बानी रहनुमाओं में से एक हैं, वो थे और उनकी तरफ से ये फैसला सामने आया। खान साहब मानने को तैयार नहीं है। यूसुफ गबोल साहब हमारे साथ मौजूद। गबोल साहब बहुत शुक्रिया, आपसे कुछ अर्सा पहले भी गुफ्तगू हुई थी, आपने कहा था जैसे ही खान साहब हमसे मिलेंगे वो हमारी बात मानेंगे क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो उन पर हावी हो गए हैं, मगर जैसे ही वो मिलेंगे मानेंगे क्योंकि वो तो खुद इदारों पर यकीन रखते हैं। खान साहब आपसे मिले नहीं, मिले बगैर भी आपकी बात मानी नहीं और आपके खिलाफ ट्वीट्स किए गए हैं जो आपकी तरफ से हुक्म आया। जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि खान साहब के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो खान साहब को ये चीज़ें समझा रहे हैं, उनके दिमाग में बातें डाल रहे हैं। ये ट्राइब्यूनल इस तरह तहलील नहीं हो सकता, जुडिशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। जबकि कोई आप मैटर हियर कर रहे हैं, जब तक पूरा वो मैटर ख़त्म ना हो जाए, वो अपने लॉजिकल एंड पे ना पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इसको तहलील नहीं कर सकते। ये जुडिशल नॉर्म्स के खिलाफ है। मगर मुझे साथ ये बताइएगा कि आपने पहले भी कहा था कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं? अगर पार्टी में कुछ लोग हैं जो अच्छी पोजीशंस पर आ गए हैं, क्या आप उन्हें जाती तौर पर टारगेट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब को और दूसरी शख्सियात को? मैं जहांगीर तरीन साहब से मिला ही नहीं हूं, आज तक नहीं मिला हूं। कभी किसी फंक्शन में कराची में अगर मैंने उनसे हाथ मिला लिया हो तो मिला लिया हो। आई डोंट नो द मैन, आई हैव नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दैट मैन। ना मेरा परवेज खटक के साथ कोई मुलाकात हुई है, तो हमारा उनके साथ क्या पर्सनल एजेंडा हो सकता है? आप जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जो रेपुटेशन है वो पाकिस्तान में वाजे है। आप समझते हैं कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है? पर्सनल एजेंडा तो इनका है, जो पार्टी को जब इन्होंने पार्टी की मकबूलियत देखी तो सब बनी गाला में जाके बैठ गए, डेरा डाल के बैठ गए इमरान खान के आसपास।
और यही उनके कान भरते रहते। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सैड टुडे दैट आई हैव टू से दिस अबाउट माय लीडरशिप कि मैं इस पार्टी के अंदर हम लोग ने अपनी खून पसीना दिया है, और सबसे ज्यादा खून पसीना खान साहब ने दिया है इस पार्टी के अंदर। ये पार्टी की मकबूलियत उनके वजह से है, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं कि पार्टी हाईजैक हो रही है। और ये जो करप्ट एलिमेंट्स है, हम नहीं चाहते कि ये पार्टी को लेके हाईजैक करे। और हमारा जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। 1 साल से ये ट्राइब्यूनल चल रहा है, इसके अंदर एविडेंसेस हुई हैं, गवाहियां आई हैं, जो पिटिशनर्स थे उनकी भी, जो रिस्पोंडेंट्स थी उनकी भी। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया कि मनी वाज एक्सचेंज, जो सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन हुई है और उसके अंदर वो एक बंदे ने आके गवाह दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, पैसे उसने कहा कि मैंने ब्रोकर की थी डील बलोच लीडर्स की, जो आरिफ अलवी और सैफुल्लाह न्याजी ने पहले उनके साथ गठजोड़ कर लिया था। तो आई आउटबिडेड देम, आई हैड अ ब्लैंक चेक फ्रॉम जहांगीर तरीन टू आउटबिड देम, और ये परवेज खटक शुड विन द जनरल सेक्रेटरीज पोजीशन। तो जब आप आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसे चल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसों के साथ वोट खरीदे जा रहे हैं, तो हमने इस पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि लोग पैसे आके दें और ऊपर से क्रीम उठा के ले जाए। हम तो एक आइडियोलॉजिकल लोग हैं। हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि इसके अंदर इंसाफ की बात होगी, नाम ही तारीख इंसाफ था। गबोल साहब बहुत शुक्रिया। यूसुफ अली गबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ट्रिब्यूनल अपने मौक़िफ़ पर कायम है, खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और सूरत हाल एक ऐसी नज़र आती है जिसमें जैसे वजीउद्दीन साहब नहीं लगता कि पीछे हटने का सोच रहे हैं। और आज भी कहा भी गया गबोल साहब की तरफ से कि हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।